बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में जो लीजिंग बिजनेस की इससे मुतालिक प्रोविजंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में जाने से पहले जरा एक बेसिक आइडिया पहले समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझ लेते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द लीजिंग बिजनेस कि ये बिजनेस क्या है और इसको अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट किया जाता है। सो लीज का जो बिजनेस है, एक इंस्टॉलमेंट पे कोई आपने सामान खरीदा है, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वन इज कॉल्ड द लेसर जो कि फाइनेंस करता है इस ट्रांजेक्शन को, एसेट खरीदता है, और फिर जो किस्तों पे ये लेता है दैट पर्सन इज कॉल्ड लेजी। नाउ अभी हम बात करने लगे हैं कि अकाउंटिंग में इस ट्रांजेक्शन को कैसे डील किया जाता है। सो अकाउंटिंग में ऐसे डील किया जाता है कि ये बंदा जिस वक्त लीज पे कोई एसेट इसको देगा तो वो एसेट इसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा लीज एसेट के तौर पे। ठीक है, सो ये लीज एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा लेजी की बुक्स में। और इसकी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, वो ये कि जो लीज एसेट है उसको आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे उसकी लायबिलिटी जो उसने पे ऑफ करनी है। हम लेट्स अज्यूम कि जो एसेट है उसकी वैल्यू हम 1000 ले लेते हैं, और हमने जो इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट अदा करनी है वो 110 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है, जिसमें इस 110 का ब्रेकअप ये है कि 100 रुपया जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ करेगी और 10 रुपए मार्कअप हुआ करेगा। सो ये हमने ये इसकी इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप बना लिया। और लेट्स से अगर 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 10 इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा कि ये 1000 भी पे ऑफ हो जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, और मार्कअप जो है वो भी मिल जाएगा इसको लेजर को। नाउ लेजी जिस वक्त इस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करेगा तो लीज एसेट लिखेगा अपने पास 1000 का, और एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करेगा। अब इस लीज एसेट की जिस वक्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अदा करते हुए आप डेफिनेटली कैश को या बैंक को क्रेडिट करोगे और 110 रुपए अपने पास से पे ऑफ करोगे, और डेबिट आप करेंगे उस लायबिलिटी को जो प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सो ये बेसिकली इसी अकाउंट को हिट करेगी जाके। सो लायबिलिटी पहले आपने क्रेडिट की थी, अब आपने डेबिट कर दिया क्योंकि आपने 100 रुपया पे ऑफ कर दिया। और इसी तरह एक मार्कअप एक्सपेंस होगा जो कि 10 रुपए से रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ये लेजी के पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। नाउ कैफ के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ लेजी की ही टैक्सेशन जो है वो रेलेवेंट है, इसलिए ये अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग कर रहा होगा इसके ऊपर अब हम बात नहीं करेंगे। Now we'll confine our discussion only to the treatments which are relevant to lazy. Now ये एसेट चूंकि रिकॉर्ड ही इसकी किताब में हुआ है तो इसलिए अकाउंटिंग के हिसाब से इसकी जो भी डेप्रिसिएशन बनती है वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो भी अकाउंटिंग के हिसाब से आप इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाना चाहते हैं वो आप बनाएंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको क्रेडिट कर देंगे। लेट्स से 10% से आपने डेप्रिसिएट किया तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। नाउ अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि एक्सपेंस आउट हो गई। वन इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड द सेकंड इज मार्कअप। ये दो चीजें एक्सपेंस बन रही, और ये डेफिनेटली जब आप अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाएंगे तो उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बनेगा उसमें ये दोनों आइटम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हुए होंगे। नाउ टैक्स लॉ इन ट्रांजैक्शंस को कैसे देखता है लेजी के हिसाब से। टैक्स लॉ ये कहता है कि ये जो एसेट है, ये जो एसेट है जो आपने लीज पे लिया है ये लेजी का है ही नहीं। तो अगर ये एसेट लेजी का नहीं है तो फिर इससे मुतालिक जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो भी लेजी अपने पास एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। और तीसरी चीज टैक्स लॉ ये कहता है कि आप जितना भी लीज रेंटल पे कर रहे हो, ये टैक्स लॉ की प्रोविजन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टैक्स लॉ की प्रोविजन ये है कि लीज रेंटल जितना भी आप पे करते हो, जो कि आप अभी यहाँ हमने जो एग्जांपल क्रिएट की वो हम कितना बता रहे हैं कि हम 100 रुपया प्रिंसिपल और 10 रुपया
मार्कअप, यानी 110 का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो लीज रेंटल 110 पूरे का पूरा ये आप एक्सपेंस बना लो। ये टैक्स लॉ की प्रोविजन है। ठीक है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ही निकलेगा कि आपके पास जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होगा, आपने उसमें ये दोनों एक्सपेंस रिवर्स कर देने हैं, यानी कि वापस जमा कर देना है 10 का मार्कअप, क्योंकि ये माइनस किया था आपने और टैक्स लॉ इस माइनस को नहीं मानता, और प्लस कर देना आपने 100 डेप्रिसिएशन का, इसको भी टैक्स लॉ एक्सपेंस नहीं मानता, और आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 110 जो कि लीज रेंटल है, तो आपकी ये एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो लीजिंग बिजनेस को जो है टैक्स लॉ कुछ इस तरह से डील करता है। अब हम जरा स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि टैक्स लॉ के सेक्शंस में इसको किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। तो लीजिंग बिजनेस में सबसे पहली बात क्या है? लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक, मुदारबा, शेड्यूल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी यहाँ पे पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन दिखे हैं, इनका स्टेटस कंपनी का होता है। और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी का टैक्सेशन हमारे कैफ 2 के सिलेबस में नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जो थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है, सो इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, एक्सलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी टर्म्स हैं टैक्स डेप्रिसिएशन की, यानी टैक्स लॉ के मुताबिक जो आप डेप्रिसिएशन बनाते हैं उसके उसके बारे में। इनिशियल अलाउंस आपको पता है एलिजिबल टैक्सेबल एसेट पे बनाया जाता है। फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी एक एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है जो बाद एसेट से मिलती है। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो जो थर्ड स्केड्यूल के रेट लगाकर आप फाइंड आउट करते हैं। थर्ड स्केड्यूल के रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होते हैं। is allowed on is allowed as deduction only against lease rental income। लीज रेंटल इनकम किसकी होती है? लेजर की। ठीक है। तो जिसने लीज पे दिया है एसेट, उसके लिए ये एक्सपेंस अलाउड है। एसेट shall be treated as used in the business of lessor। On completion of lease term, asset shall be transferred to lessee and treated as disposed of by leasing company। जब वो लीज टर्म कंप्लीट हो जाएगी और एसेट ट्रांसफर किया जाएगा, किसको? लेजी को। और ये एसेट जो है ये अब ट्रांसफर हो गया है लेजी को, तो जाहिर सी बात है अब ये इसका ओन एसेट हो गया है। ओन एसेट हो गया, और अगर इसका ओन एसेट हो गया तो इसने इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। तो वो कॉस्ट कितनी होगी? वो कॉस्ट होगी treated as disposed of by the leasing company and consideration received shall be residual value received by leasing company। सो जो लेजर है उसके लिए ये डिस्पोजल है, और वो कंसिडरेशन क्या लिखेगा अपनी टैक्स लॉ के हिसाब से? टैक्स लॉ ये कहता है कि आपकी कंसिडरेशन क्या होगी? आपकी कंसिडरेशन होगी रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू जो है ये लीज का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें लास्ट पेमेंट जो होती है, इसको बाज एग्रीमेंट्स के अंदर बार्गेन प्राइस के नाम से भी लिखा जाता है। तो ये लास्ट प्राइस, लास्ट पेमेंट होती है। ये लास्ट पेमेंट में मार्कअप की अमाउंट कोई नहीं होती, ये आप आखिरी पेमेंट है जो आप पेमेंट जब कर देते हैं तो फिर एसेट लेजी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। तो अब लेजी के लिए जो लास्ट पेमेंट है वही जो है इसकी कॉस्ट बन जाएगी, उसकी जो कंसिडरेशन है वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट रियलाइज थ्रू लीज रेंटल, अगेन ये लेजर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ cost of asset realized through lease rentals plus residual value should not be less than cost of the asset। now ये बेसिकली एक लेजर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन बताई गई है। वो ये कि जो लेजर है उसने डेफिनेटली टैक्स लॉ के हिसाब से, टैक्स लॉज के हिसाब से जो एसेट है वो इसकी बुक्स में है। अगर एसेट इसकी बुक्स में है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी इसी ने रिकॉर्ड करनी है टैक्स लॉज के हिसाब से। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये बेसिकली जो एसेट की कॉस्ट होती है उसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डिफरेंट सालों में आप एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है। और जो एसेट जब आपने लीज पे दिया है तो उसका जो रेंटल आता है, लीज रेंटल से जो पैसे आते हैं वो बेसिकली इस कॉस्ट को ही आप रिकवर कर रहे होते हैं प्लस द मार्कअप। तो अब यहाँ पे लिखा ये है कि
कॉस्ट ऑफ एसेट रियलाइज थ्रू लीज रेंटल्स, वो कॉस्ट जो आपने लीज रेंटल्स में रिकवर की है, प्लस द रेजिडुअल वैल्यू, ये भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है, प्लस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट ऑफ एसेट। ये वाली वैल्यूज कॉस्ट ऑफ एसेट से किसी सूरत भी लेस नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं है ना। मतलब ये कि चूंकि ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपका एक्सपेंस साइड है, वही कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो रही है ना। तो अब ये ना हो कि आप यहाँ एक्सपेंस को पूरा ले लें, कॉस्ट को पूरा एक्सपेंस आउट तो कर दें, लेकिन रिसीट साइड पे ना हो, वैल्यू उतनी ना लें। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक्सपेंस साइड बढ़ जाएगी फ्रॉम द रिसीट साइड, और इसका मतलब ये कि एक इस लीजिंग बिजनेस से एक लॉस होगा जो कि उस लीजिंग कंपनी की अदर बिजनेस इनकम को रिड्यूस कर देगा। अदर बिजनेस इनकम मतलब अगर लेट्स से वो बैंकिंग कंपनी है तो उसके और भी तो बिजनेस है, मार्कअप से जो उसको पैसे आ रहे हैं, लोन वगैरह दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड के इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं, तो वो उसका कुछ और अदर बिजनेस भी है। तो आपका लीजिंग बिजनेस को बेसिकली इंसुलेट करने की कोशिश की है कि लीजिंग बिजनेस से कोई लॉस कहीं ये ना हो कि इसमें इसकी इनकम को रिड्यूस कर दे। वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये बात है कि आप, एक लॉजिकल बात है कि जब आप कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फिर वो कॉस्ट पूरी रियलाइज भी होनी चाहिए थ्रू रेंटल। ओके, सो इसके साथ ही हम एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी लीजिंग बिजनेस से मुतालिक ही है। वो प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स, इसमें एक पॉइंट है, ऑल इसके ऊपर एक अलग से हम पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बात ही हो रही कि जो लीज रेंटल्स है, सेक्शन 28 की प्रोविजन ये है कि फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस, और उसमें क्या है, लीज रेंटल्स। लीज रेंटल यानी प्रिंसिपल प्लस मार्कअप, paid to scheduled bank, financial institution, approved Mandarba leasing company, special purpose vehicle. The principal amount above rental for the cost of passenger transport vehicle not plying for hire shall not exceed 2.5 million। ये हमने कॉस्ट की एक रिस्ट्रिक्शन है जो यहाँ पे भी फॉलो करनी है। सो एसेट की जब कॉस्ट हम बनाते थे, तो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर था, इसकी कॉस्ट हमने रिस्ट्रिक्ट की थी 2.5 मिलियन तक। तो अब ये कह रहा है कि जी प्रिंसिपल अमाउंट अबव रेंटल, तो जाहिर सी बात है जब आपने एक एसेट की कॉस्ट को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 12.5 मिलियन पे, तो फिर जो लीज रेंटल्स हैं लीज रेंटल्स हैं उसकी कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इन अबव रेंटल फॉर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब अगर आपने इस पॉइंट को ये समझे कि एक एसेट है जो कि लेजी ने एक्वायर किया है थ्रू लीज, और यही एसेट अगर वो ओन करता यानी बाय कर लेता, खरीद लेता, और वो एसेट उसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। ठीक है, किराए पे नहीं चलाते आप, एक ऐसा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। तो सिनेरियो नंबर 1 इज कि आपने लीज पे लिया, सिनेरियो नंबर 2 इज कि आपने उसको बाय किया। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हमने कॉस्ट में पड़ी थी। कॉस्ट में मैं एक दफा उस स्लाइड के ऊपर चला जाता हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए। सो कॉस्ट में हमने एक रिस्ट्रिक्शन पड़ी थी, सेक्शन 76 सॉरी सेक्शन 22 की ये प्रोविजन थी कि कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। तो मसला ये कि ये अब एसेट अगर लेट से 3 मिलियन का है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कितने से करना है, 2.5 मिलियन से। ठीक हो गया, इसका मतलब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया कॉस्ट को। लेकिन अगर इसी एसेट को मैं लीज के थ्रू ले लेता हूँ, तो अब मैंने क्या पे एक एक्सपेंस आउट क्या करना है, रेंटल्स। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे का पूरा
लीज रेंटल आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है 110 जैसे आपने कहा। तो अब एक्सपेंस बनेगा लीज रेंटल। ना लीज रेंटल जब आप एक्सपेंस बनाएंगे, लेकिन एसेट वो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, तो फिर अगेन वो जो कॉस्ट जो है वो 2.5 मिलियन से ज्यादा अगर होगी तो वो एक्सपेंस आउट आप नहीं कर सकेंगे, एक्सपेंस नहीं बना सकेंगे जितनी एक्सीडिंग 2.5 मिलियन होगी। हाँ अलबत्ता जो मार्कअप है वो उस इंस्टॉलमेंट में ज़ाहिर है मार्कअप भी तो होगा, तो जो मार्कअप है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये है कॉस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो रेंटल में दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा मार्कअप। तो प्रिंसिपल अमाउंट पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये 2.5 मिलियन से अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आपने उससे ज्यादा एक्सपेंस आउट नहीं करनी लीजिंग के केस में भी। ओके, सो दिस वाज अबाउट लीजिंग बिजनेस। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।